All right, let's talk about the bad boy in the house, Saran ma'am. Okay, welcome to IES Marathon. So this is the series जो हम चला रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एंड उसके साथ ही जितने भी एग्जाम्स होंगे अभी जैसे पीपीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा उसी के साथ आरपीएससी का होने वाला है। ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं इन लाइन है। तो आई मीन असिस्टेंट प्रोफेसर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो उसके थ्रू हम यहाँ से सारे क्वेश्चंस निकाल करके लेके जाने की पूरी तैयारी में है सर एंड मैम। तो 6 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करना 1 से लेकर के Z तक। मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक हम सारे लेक्चर करा देंगे सारे यूनिट के। बहुत सारे यूनिट्स हैं, आपको पता है। सिलेबस ऑलरेडी शेयर कर दिया ग्रुप में, और ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत जरूरी है। बिना ग्रुप के यू कैन नॉट बी एबल टू अच्छा, अब रही बात जीवन परिचय की, तो इट्स अ बायोग्राफिकल स्केच जो कि मैं यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। क्यों नहीं देने वाला हूँ? ये सारी चीजें, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, एंड इनसे कई ज्यादा चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरे वाले 2 लेक्चर्स बनाए हैं निकोलो मैकियावेली पे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा आपको। इनके बारे में कभी ऐसी कोई चीजें नहीं है जो आपने सुनी नहीं होगी और मैंने बताई नहीं होगी, राइट? तो वो एक बार जरूर जाकर के। तो मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी बोला जाता है, एंड इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल थिंकर है। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिशनल थिंकर है। कि भाई एंशियंट से हम मिडाइवल में जब एंट्री कर रहे थे ना, तो सॉरी, जब हम यस मिडाइवल से हम जब टुवर्ड्स द मॉडर्न एरा आ रहे थे, तो उस समय में सबसे पहले यही थे। तो हम इसकी बात करते हैं, तो इनमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी है, आप पढ़ो इनको, सपना बहुत जरूरी है। ये जैसे एक इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण रेनेसां मैकियावेली में है। या आप बात करते हैं क्यों? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, अगर हम कोई बात सोचे मैकियावेली को कि उनके विचार इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो वो उसमें आप रेनेसा देखने को मिलेगा। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण। प्रोफेसर डनी कहते हैं यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है ना? और सेबाई ने उन्हें युग परिवर्तन का शिशु बोला है। तो ये सब चीजें, ये सब बोला गया है। एग्जाम में क्या आएगा वो पढ़, कुछ बहुत जरूरी चीजें बता देता हूँ, हालांकि उस वाले लेक्चर बताया मैंने, लेकिन फिर भी सुन लो, समझ लो। ये बोलते हैं कि इटली जो है, वो इस इटली को ना ये नेशनल स्टेट बनाना चाहता था। कैसे? भाई उन तरह से जैसे आपके ब्रिटेन है, राइट, फ्रांस है, स्पेन है, वैसे बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर चर्च का बहुत बोलबाला है भाई, वेटिकन सिटी वगैरह सब कहाँ पर है? वहीं पे ही तो है। हम्म। तो अब एक तो ये वाली बात है, तो बनाना क्या चाहते थे? राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट बोलना चाहते, जहाँ पे एक प्रॉपर स्टेट सिस्टम बनाया जाए, प्रोसेस हो, अपॉइंटमेंट्स हो, उस तरह की चीजें चले। अब यहाँ पर ना हीगल ने इसको, इनको क्या बोला है? मैन ऑफ जीनियस। क्या बोला है? मैन ऑफ जीनियस। तो मैन ऑफ जीनियस किसने बोला? हीगल ने। कौन है ये? हीगल, राइट? और हीगल पे भी लेक्चर बनाया है मैंने। तो बात करते हैं, इनको थिंकर बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस का नहीं बोलते, स्टेट क्राफ्ट का बोलते हैं। जैसे अरस्तु और अरस्तु नहीं, कौटिल्य, उन्होंने जो किताब लिखी है, क्या लिखी है? अर्थशास्त्र, राइट? तो अर्थशास्त्र को भी ये बोला जाता है कि स्टेट क्राफ्ट की किताब है भाई ये कोई इकोनॉमिक्स पॉलिटी या नहीं है, उससे ऊपर चलो। स्टेट क्राफ्ट, राज्य को अच्छे से कैसे चलाया जाए, उसको लेकर। गार्डनर ने क्या बोला है कि स्टेट सब जो है स्टेटों से बनाए, और उसका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? मैकियावेली ने। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गांधी बोलता था कि भाई मीन्स इंपॉर्टेंट है ना कि जस्टिस, हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है उनके लिए, लेकिन ये बोलते थे नहीं, एंड जस्टिफाइज द मीन। और ये इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ के आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई मैकियावेली बोलते थे चाहे कोई भी साधन आप इस्तेमाल कर लो, आपके सारे मीन्स जो है वो जस्टिफाइड होंगे। ये वाली बात कौन बोलते हैं? मैकियावेली बोलते हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पहली तो ये बात है कि भाई वो सकारात्मक कानून सिद्धांत को फोकस करते थे। वो बोलते थे जो डिवाइन थ्योरी है, शिट, डिवाइन थ्योरी को ये क्या बोलते थे कि भाई कुछ, मतलब उसको उसको क्या करा, उसका खंडन किया देवी सिद्धांत का, और कहा कि जो कानून है वो इंसानों की तरह बनाया गया है, जिसके चलते राज्य बनेगा। अच्छा, अब विलियम शेक्सपियर को मतलब कौन नहीं जानता इन्हें, तो राइट, हैमलेट और बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी है। तो इन्होंने मैकियावेली को एक दर्जा दिया है भाई, उपाधि दी है, उसको बोलते हैं हत्यारा मैकियावेली, द मर्डरियस मैकियावेली। सोचो कितनी बड़ी बात बोली है। उसके अलावा शेक्सपियर ने यही बोला है कि घुसट मैकियावेली, जिसको बोलते हैं डैम मैकियावेली, खुद शैतान को ही दिया दिखाता था। बताओ, इतनी बड़ी बात बोली किसने? शेक्सपियर। हाँ, इनकी बुराई तो आपने बहुत सुन ली होगी, अब थोड़ी प्रशंसा भी सुन लो भाई इनकी। तो भाई इनके ना फॉलोवर्स भी बहुत थे, जैसे आपके बेनेडिक्ट स्पिनोजा, बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, फ्रांसीसी हैं, फ्रांस के थे। तो इन्होंने पता है ना वो क्या बोला? प्रिंस ऑफ पर्दाफाश। कितनी बड़ी बात बोली है, प्रिंस ऑफ पर्दाफाश। ठीक है, यानी कि जितने भी ये चुप करके बेटे हैं, नकाबपोशी करके बेटे हैं, उन सबका पर्दाफाश किसने किया? हमारे प्रिंस ने। ठीक है, तो ये है। और इनको जनता का मित्र भी बताया किन्होंने? स्पिनोजा ने। मॉन्टेस्क्यू है, बहुत बड़े विचारक हैं। हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, यहीं से निकलता है। तो ये कहता है कि भाई आजादी का प्रेमी इनको बताया गया।
और मॉन्टेस्क्यू ने, उनके शिष्य, अगर हम बात करें शिष्य रूसो ने मैकियावेली को गणतंत्रवादी और एक अच्छा नागरिक बताया है, और वोल्टेयर भी इनके सपोर्टर थे। उसके अलावा आप ये बात सुनो, राजनीति का गैलीलियो भी कहा जाता था इन्हें। इसके अलावा एंटीनियो ग्रामशी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, भूल गए क्या? इतने साल जेल में रहेंगे बदला। इन्होंने द मॉडर्न प्रिंस भी बोला इनको, मतलब सॉरी, जो इनकी जो प्रिंस बुक थी उसकी प्रशंसा में अपनी इन्होंने एक किताब लिखी थी द मॉडर्न प्रिंस। आई गेस इन्होंने वो जेल में रह करके लिखी थी। ठीक है। ओके। तो क्रोशे भी इनके क्या थे, अगर हम बात करें, क्रोशे ने कार्ल मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली कहा है। कितनी बड़ी बात बोली है, यानी कि मैकियावेली का सपोर्टर है, तो कहते हैं सर्वहारा का मैकियावेली है, ये जो प्रोलेटारिएट होते हैं उनके। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात है। तो मैकियावेली ने ही सबसे पहले विवर्धन का सिद्धांत भी दिया था, जो आधुनिक अंतरराष्ट्रीय शक्ति राजनीति का आधार बना आगे जाकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकियावेली है जिन्होंने सबसे पहली बात बोला है कि हर जो चीज होती है वो पावर की वजह से होती है, पावर के लिए होती है, और पावर का ही सब कुछ है, मतलब पावर इज द एवरीथिंग। उसको लेकर के इन्होंने ये वाली बात करी। सबसे पहले इन्होंने यही बोला कि राजनीति सत्ता के लिए एक संघर्ष है, और ये 17वीं शताब्दी के बाद जितने भी हॉब्स आए, उसके अलावा 18वीं शताब्दी में मेडिसन है, पैरेटो है, मॉस्का है, आपके मिशेल्स है, रॉबर्ट मिशेल्स, ये 20 एच एन कार, मॉर्गन थाउ, ये सब जितने भी रियलिस्ट लोग थे ना, जितने भी रियलिस्ट स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ये जो मैं पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम पे, आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा बहुत इत्मीनान से। डेविड ईस्टन है महाराज, बिहेवियरलिज्म, राइट। हारोल्ड लासवेल है, कैटलीन है, ये सब ये व्यवहारवादी है भाई। इन्होंने भी ये बोला, व्यवहारवादी तो होते प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक तो होते हैं, तो इन सब ने मैकियावेली को माना है। ठीक है। और अच्छा, ये रेनेसा पढ़ लेना एक बार, रेनेसा के बारे में, संपूर्ण रेनेसा मैकियावेली का ही है। तो ये लास्की ने वाली बात बोली थी, हमने ऊपर देखा था ये वाली चीजें। ठीक है। और एजी वेल्स ने 1910 में एक उपन्यास लिखा, न्यू मैकियावेली। तो ये सब चीजें हैं। सेबाइन ने युग परिवर्तन का शिशु कहा है, प्रोफेसर डनिंग ने ये बोला है मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो पहले की एक बहुत जरूरी चीज कि भाई मैकियावेली की मेथड ऑफ स्टडी क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैकियावेली मुख्यतः ऐतिहासिक और अनुभव मूलक अध्ययन करते थे, हिस्टोरिकल करते थे। पहली बात तो हिस्टोरिकल, एंड हम बात करते हैं ये सही चीजें। ओके, तो उनका प्रयोग करते थे। इसके साथ ही उनकी अध्ययन पद्धति निरीक्षणात्मक और अवलोकनात्मक थी। ठीक है, रिसर्च बेस्ड रहती थी, निरीक्षण बेस्ड रहती थी। भाई अगर कुछ घटना घटी है तो वो क्यों घटी, उसका पूरा इन एंड आउट सब चेक करते थे, सब बताते थे और लिखते थे। अरस्तु के बाद राजनीति गवेषणा के क्षेत्र में इस पद्धति को अपनाने वाले मैकियावेली प्रथम विचारक थे। ठीक है, तो एरिस्टोटल करते थे, उसके बाद इन्होंने कराई वाली। डनिंग ने क्या बोला, डनिंग ने क्या बोला, डनिंग बोलते हैं कि जो मैकियावेली है कि राय में राजनीतिक विज्ञान ही सही विधि ऐतिहासिक पद्धति है, कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस करना है तो हिस्टोरिकल एनालिसिस होना चाहिए। और डनिंग ही बोलते हैं कि मैकियावेली की पद्धति ऐतिहासिक वास्तविक ना होकर के आभासी है ना, एक्सपीरियंशियल है। सेबाइन कहता है कि मैकियावेली की पद्धति को ऐतिहासिक है ना भ्रमपूर्ण माना है। सेबाइन के अनुसार उनकी अध्ययन पद्धति पर्यवेक्षणात्मक है। ठीक है, तो ये बात जरूरी है। आप बुक्स देख लीजिए, बुक्स कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई ये किस राइटर की है या किस विचारक की है। तो पहले आता है आपका द प्रिंस 1532। क्रोनोलॉजी भी देख लेना, क्रोनोलॉजी भी आ जाता है कभी कभी। ईयर्स दे देंगे आपको एक तरफ, और एक तरफ दे देंगे आपको नाम, तो आपको मिक्स मैच करना होता है ना। तो द मॉडर्न प्रिंस ग्रामशी ने लिखी थी। ठीक है, इसी के सम्मान में। फिर आता है आपका डिस्कोर्सेस ऑन लिवीज। ठीक है, ये 1531 में लिखी थी, यानी कि प्रिंस से पहले। तो इस पुस्तक का पूरा नाम डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट टेन बुक ऑफ द टाइटस लिविस है। फिर आता है द आर्ट ऑफ वॉर, 1521 में लिखी थी, मतलब एक तरीके से प्रिंस सबसे बाद में ही लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1525 में थी। बेल्फागोर ये नाटक था। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने पोएम भी लिखी है, इन्होंने ड्रामेज भी लिखे हैं। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब मैंने बताया है, तो उस वाले लेक्चर में बताया, उसको देखो एक बार जाकर। और 1513 में इन्होंने द प्रिंस, लगभग 1516 में द डिस्कोर्स ऑन लिवी, एंड लगभग 1521 में द आर्ट ऑफ वॉर लिख ली थी, पर ये उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो 1513 में लिख दिया गया है, लेकिन बाद में पब्लिश होती है वो सब चीजें। ठीक है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आएगा, जीवन के अंतिम वर्षों में क्या लिख रहे थे वो, तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिख रहे थे, तो उन्होंने वो कंप्लीट भी करके गए। द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स ऑन लिवी, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो यही जो चीजें हैं ये पूछ रही है आजकल, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम करा रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि जो राइटर्स हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने किताबें लिख के गए हैं, अच्छी अच्छी बड़ी, मतलब बहुत महत्वपूर्ण किताबें, जिनसे राजनीति विज्ञान का कंटेंट पूरा निकल के आता है, तो उसी वजह से पूछ लेते हैं। तो ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। एरिस्टोटल, प्लेटो, उसकी पॉलिटिक्स पढ़ के आए हैं, स्टेट पढ़ के आए हैं, लॉस पढ़ा है ना, तो ये क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई। द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स ऑन लिवी पढ़ते हैं, तो इसमें बोलता है कि भाई इनके बेसिकली पॉलिटिकल विचार है, आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, तो जैसे प्रिंस के में सशक्त और निरंकुश राजतंत्र की बात करता है, कि जो हमारा प्रिंस है वो एक निरंकुश राजा बनेगा।
राइट राइट। लेकिन लिवी में क्या कहता है, एक रिपब्लिक होना चाहिए, जैसे हमारे प्लाटो है, अरस्तु है, या अपने आप में ही प्लाटो और अरस्तु है भाई, अपने आप में ही प्लाटो और अरस्तु है। अच्छा सुनो, जो द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स ऑन लिवी है, उसके अंदर ना हम बताते हैं कि भी जो इनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं, तो ये कहते हैं कि जो प्रिंस है उसमें सशक्त और निरंकुश स्वतंत्र राजतंत्र है, यहाँ पर इसकी बात करता है। लेकिन लिवी में क्या बोलता है कि रिपब्लिक है, जैसे एरिस्टोटल और वो उनकी लड़ाई है। इसमें स्टार्टिंग में बोलता है कि भाई प्रिंस में तो एक व्यक्ति का शासन है, लेकिन लिवी में क्या बोलता है कि स्वतंत्र नागरिकों का साम्राज्य है, जिसको गणराज्य बोला गया है। ठीक है। और इन्होंने इस वाली किताबों में, इन किताबों में स्पेशली द प्रिंस में क्या बोला है कि जो प्रिंस की पतनशील व्यवस्था उसको खत्म करनी चाहिए और गणराज्य स्थापित करनी चाहिए लिबी के अनुसार। और इटालियन में अगर हम बात करें तो इल प्रिंसिप नाम है इनका, इल प्रिंसिप। और ये 26 चैप्टर्स इसके अंदर, जिनको 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करा है। पहला राजतंत्र, दूसरा क्राय की सेना जिसको इन्होंने कॉन्डक्टियर बोला है, और थर्ड आता है राजदर्शन की व्याख्या। राइट। अब कोकर एक विचारक हैं, उन्होंने बोला कि प्रिंस में जो प्रसिद्ध कृति को इसलिए आधुनिकता के मतलब इसलिए आधुनिक कहा जा सकता है क्योंकि इसके निष्कर्षों की पुष्टि इतिहास और समकालीन राजनीति के संदर्भों में की गई है, ऐतिहासिक अप्रोच से लिखी गई है। अब प्रिंस में तो अगर हम बात करें तो इसको लेकर के एकता और सुरक्षा का मेन आइडिया है, और डिस्कोर्स में आजादी और गणतंत्र है। ठीक है। ग्रामशी अनदर वेरी गुड विचारक, वो कहते हैं कि प्रिंस के बारे में कि भाई ये एक जीवित रचना है, ऐसा नहीं लिख करके छोड़ दी है। तो दूसरा ये बोलते हैं कि जितने भी विचारधारा है राजनीति विज्ञान है, उसका मिथक यानी कि मिथ का नाटकीय रूप धारण करते हैं ये। ठीक है। दूसरा द डिस्कोर्स ऑन लिविंग में बात करते हैं, सर्वोच्च आदर्श स्टेडियम माना गया है जो गणतंत्रीय व्यवस्था है, इसको क्या बोला गया है, परतंत्र। क्या बोला है, परतंत्र। और ये भी बिलीव रखते थे मिश्रित संविधान, यानी कि हम बोलते हैं इसको मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ये भी सपोर्टर थे कि भाई अच्छी अच्छी चीजें लो पूरी दुनिया भर से जहां पर भी। और इतिहास के चक्रीय सिद्धांत पर ही फोकस करते थे कि भाई पहले अगर कोई आइटम है, कोई स्टेज है, तो वो डेफिनेटली बदलेगा। इट्स अ नेचर ऑफ, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ द नेचर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भाई मैकियावेली का आदर्श गणतंत्र क्या है, तो रोमन साम्राज्य है। क्या है, द रोमन एम्पायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लो। ठीक है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण भी इन्होंने किया है, एक गणतंत्र है, दूसरा राजतंत्र है। तो जो गणतंत्र है वो तो इनका आदर्श रूप है ही सही कि ये तो होना ही चाहिए, लेकिन असल में वो क्या होगा, व्यवहारिक रूप होगा, जो आपका राजतंत्र है। फिर सद्गुणों व सदाचारी के लिए उपयुक्त है, रोमन साम्राज्य जैसा कि। उसके अलावा वर्णन है डिस्कोर्स और लिविस में है, और लिवी के नागरिक मांग और अधिकारों का वर्णन इसके अंदर किया है। राजतंत्र और भ्रष्ट लोभियों हेतु है, इटली के लिए उपयुक्त है, वर्णन द प्रिंस में है, और द प्रिंस के राजाओं के गुण कर्तव्य शासन कला का वर्णन इसके अंदर किया गया है। ठीक है।